Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Legal Life. This is Priti Rajma in front of you. Today in this particular session we will understand Section 9 of SRA Act 1963. So स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है हमारा 1963 का, इस एसआरए में कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात हम कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या कॉन्ट्रैक्ट के अलावा क्या क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकते हैं, क्या क्या रिलीफ हो सकते हैं, इस एक्ट में हम देखेंगे आने वाली वीडियो में। तो हम आज की वीडियो में सेक्शन 9 को पढ़ रहे हैं। सेक्शन 9 में क्या दिया गया है, इससे पहले सेक्शन 9 को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि सेक्शन 9 कितना जरूरी है। सेक्शन 9 इसलिए जरूरी है क्योंकि कई सारे कॉन्ट्रैक्ट को इस तरीके से ही बनाया जाता है कि उसमें प्रतिवादी के राइट को छुपा दिया जाता है। तो जो सेक्शन 9 है वो प्रतिवादी के राइटों को प्रोटेक्ट करता है एक तरीके से। तो सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 डिफेंसेस की बात करता है। चैप्टर जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, ये वाला चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 बोलता है डिफेंसेस के बारे में कि प्रतिवादी को क्या क्या डिफेंसेस प्राप्त है। तो जब कोई व्यक्ति कोई कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराता है, न्यायालय में जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराता है, वो कहता है कि मुझे इसके लिए ये रिलीफ चाहिए या इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया जाए, तो उस कंडीशन उस समय पर जो वादी जो है न्यायालय में सूट दाखिल करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसमें प्रतिवादी क्या क्या अपनी डिफेंसेस प्रतिरक्षाओं को यूज कर पाएगा, तो इस सेक्शन में होता है। सबसे पहले हम इसकी बैरेट लैंग्वेज को देख लेते हैं। इस बैरेट लैंग्वेज में क्या दिया गया है। सो सेक्शन 9 के जब मैं टाइटल को पढ़ूंगा, सेक्शन 9 का टाइटल कह रहा है संविदा पर आधारित अनुतोषों के लिए वादों में प्रतिरक्षाएं। तो वादों में क्या क्या प्रतिरक्षाएं प्रतिवादी को प्राप्त हैं, इसके बारे में बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एतस्मिन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, एतस्मिन उपबंधित के सिवाय मतलब जो उपबंधित की गई वो तो है ही, उनके सिवाय जहां किसी संविदा के बाबत इस अध्याय के अधीन कोई अनुतोष का दावा किया गया है, कोई रिलीफ, जैसे ए के द्वारा कोई बी के खिलाफ कोई सूट लगाया गया, ये वादी है। वादी कौन होता है? जिसने न्यायालय में सूट लगाया है, कोर्ट में सूट दाखिल किया है, सिविल सूट दाखिल किया है। और ये कौन होता है? प्रतिवादी। सिविल में अगर मैं बात करूं तो सिविल में वादी होता है जिसने केस लगाया है, और जो जो डिफेंस पार्टी होती है यानी प्रतिवादी, दूसरी पार्टी दूसरा पक्षकार प्रतिवादी होता है जिसके खिलाफ सूट लग सकता है। ये कितने ही व्यक्ति हो सकते हैं इसमें? ये कितने ही व्यक्ति हो सकते हैं। अगर मैं क्रिमिनल में बात करूं तो क्रिमिनल में क्या होता है, जहां स्टेट आता है, पहली पार्टी जो कि पीड़ित पक्ष होता है उसकी तरफ से स्टेट आता है, और इधर इधर जो आता है वो आता है अपराधी यानी एक्यूज, अभियुक्त आता है। तो सिविल में जब कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोई सूट दाखिल किया जाता है, तो उसमें वादी प्रतिवादी के खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए न्यायालय में सूट दाखिल करता है। ये न्यायालय है हमारा, और यहाँ पे सूट दाखिल किया गया। मान लो यहाँ पर जो दोनों पक्षकार गए, इसने वादी ने यह सूट दाखिल किया, प्रतिवादी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं। तो ये डिफेंस है। कैसे? जैसे कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ए और बी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया, इन दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया, ए कह रहा है कि स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए मैं सूट दाखिल कर रहा हूँ न्यायालय में, न्यायालय ने जो नोटिस जारी किए जाते हैं वो बी के लिए नोटिस जारी कर दिए कि आइए और अपना जवाब दीजिए न्यायालय में। तो प्रतिवादी क्या कहता है? प्रतिवादी ये कह रहा है आगे, इस सेक्शन ये आगे क्या कह रही है, ये कह रहा है कि अनुतोष का दावा किया गया, तो बी ने ए ने अनुतोष का दावा न्यायालय में किया है। व्यक्ति जिसके विरुद्ध अनुतोष का दावा किया गया है प्रतिरक्षा के रूप में किसी आधार पर विवेचन कर सकेगा। तो जो बी है हमारा प्रतिवादी, प्रतिवादी प्लेलिंग्स में कुछ ना कुछ डिफेंसेस उसके खिलाफ ले सकता है, जो संविदा से संबंधित किसी विधि के अधीन उसे उपलब्ध हो। तो जो लीगल तौर पर उसको प्राप्त है वो उसका यूज कर सकता है। जैसे जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 को देखेंगे, तो सेक्शन 11 में क्या दिया गया है? सेक्शन 11 में दिया गया है कोई पार्टी कंपिटेंट है कि नहीं। पार्टी कंपिटेंसी के बारे में सेक्शन 10 में बोलता है। सेक्शन 11 में जब आपकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में देखेंगे, सेक्शन 10 में क्या दिया गया है? सेक्शन 10 में दिया गया है
कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल बाय लॉ कब होता है, मतलब कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है। तो कोई भी एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब इन्फोर्सिबल मतलब विधि द्वारा परिवर्तनीय कौन कौन से एग्रीमेंट हो सकते हैं, तो वो वाले एग्रीमेंट होते हैं जो कि सेक्शन 10 में बताया गया अगर इसमें दी गई बातों को फुलफिल करता है। इसमें कौन कौन सी बातें दी गई हैं, इसमें दिया गया है जैसे कंपिटेंट पार्टी होना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जो एग्रीमेंट किया गया है वो फ्री कंसेंट से किया जाना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई माइनॉरिटी मतलब उसमें साउंड माइंड व्यक्ति के साथ किया जाना चाहिए, कोई अवयस्क के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाना चाहिए, और विधि द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको विधि द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, विधि द्वारा भी कॉम्पिटेंट है, वो साउंड माइंड का भी है, मतलब सोचने समझने की शक्ति रखता है, अपने हितों की रक्षा करना जानता है, और सेक्शन 10 की सारी बातों को फुलफिल करता है, तो वो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप धारण करता है। जब मैं आगे बात करता हूं सेक्शन 11 की, तो सेक्शन 11 में दिया गया कंपिटेंसी के बारे में बात कि व्यक्ति कब कंपिटेंट होता है। कंपिटेंट कब होता है, जब वो मेजोरिटी की एज कवर कर लेता है। मेजोरिटी की एज यानी 18 साल की एज कवर कर लेता है, तब वो क्या बन जाता है, एक कंपिटेंट पार्ट बन जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कंपिटेंट पार्टी बन जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट। वो आदमी एक कंपिटेंट है सेक्शन 11 के द्वारा। तो सेक्शन 11 में कंपिटेंसी के लिए भी जो प्रतिवादी है वो ग्राउंड उठा सकता है न्यायालय में। प्रतिवादी मतलब प्रतिवादी डिफेंस के रूप में कंपिटेंसी का यूज कर सकता है न्यायालय में। उसके बाद दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात उसने कहा कि जो कंसिडरेशन किया गया था वो लॉफुल नहीं था, कंसिडरेशन था वो अपर्याप्त है, लॉफुल नहीं था, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फोरबिडन बाय लॉ है, या जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो अवैध है, कई सारी मतलब उठा सकता है। उसके बाद वो ये भी कह सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों है, तो उसके बारे में ग्राउंड पेश करेगा। तो सब सारी चीजें जो प्रतिवादी होता है, प्रतिवादी के जो विधि द्वारा प्राप्त है उसको, वो सब सारे डिफेंसेस का यूज कर सकता है, ये सेक्शन 9 बोलती है। तो इस सेक्शन में केवल इतना ही था। हम आगे आने वाली वीडियो में और इसको गहराई से समझेंगे, और आगे आने वाली वीडियो में हम सेक्शनों को वन बाय वन ऐसे ही खत्म करते रहेंगे, जिससे कि आपके लॉ पर एक अच्छी सी पकड़ बन जाए। मतलब सेक्शन एसआरए जो है, एसआरए एक्ट जो है वो एक कंसोलिडेटेड एक्ट है, मतलब कई सारी बातें इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि छोटा एक्ट है, कम सेक्शन है, और उसी में कई बातों का सार है, तो उन सब चीजों को समझना बहुत आवश्यक है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है, फिर लाइक दिस वीडियो, सो इफ यू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर द वीडियो our friends. Thank you for listening.